Hello students, welcome to my English class. In this class, I am going to teach the basic rules of English, which are frequently asked in RRB, SSC, banking और in various examinations. तो इन बेसिक रूल्स की जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए और इंग्लिश सही ढंग से बोलने के लिए, उसका यूज करने के लिए, लिखने के लिए भी हमें नियमों की जानकारी होनी चाहिए। तो हम इस क्लास में उन्हीं नियमों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला नियम है कि इंग्लिश में किस सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब लगता है। तो इसमें सबसे पहला फार्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं? SSPP। SSPP का मतलब क्या हुआ? तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ये बेसिक फार्मूला है इंग्लिश का कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो अब हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सब्जेक्ट प्लूरल। तो इसके लिए एक बेसिक नियम जो मैंने पहले के क्लास में भी बताया था कि नाउन में जब एस या ईएस लगता है, नाउन में जब एस या ईएस लगता है तो हम लोग जनरली बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि वो क्या बन जाता है? प्लूरल। जनरली जो लगता है, एक्सेप्शन वाली बात नहीं। और वर्ब में जब एस या ईएस लगता है तो वो क्या बन जाता है? वो सिंगुलर बन जाता है। कहने का मतलब है कि वर्ब जो अपने ओरिजिनल रूप में होता है वो प्लूरल होता है। जैसे गो सिंगुलर है कि प्लूरल? तो ओरिजिनल रूप है तो वो प्लूरल है। अब ईएस लगा देंगे, गोज हो जाएगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब हमको ये जानना जरूरी है कि उस तरह के वर्ब को क्या कहते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के हिसाब से चेंज होता है। तो उस तरह के वर्ब का नाम क्या है? फाइनाइट वर्ब। आप लोगों से कभी कोई डिफिनेशन भी पूछ देता होगा, कैन यू डिफाइन फाइनाइट वर्ब? जनरली हम लोग यूज करते हैं, इंफिनिटिव हम लोग पढ़ते हैं, जीरंड पढ़ते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या है? तो वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है या डिपेंड करता है। वर्ब अकॉर्डिंग टू verb according to the number and person of subject, तो उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे अब हम लोग ही वह जाता है तो ही गोज का यूज करते हैं। वर्ब ये गो है, ईएस लग गया, चेंज हो गया क्योंकि वहां थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। यू तो गो का यू, तुम जाते हो मैं यू गो, अब वह जाता मैं ही गोज। तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से वर्ब चेंज हुआ, इसलिए वो कौन सा वर्ब है? तो फाइनाइट वर्ब है। वो कौन सा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। दूसरा
हम लोग जनरली पढ़ते हैं आर्टिकल का यूज। आर्टिकल क्या है? तो वह वर्ड जो नाउन के आने का सूचना देता है, यानी ये बताता है कि आगे कहीं ना कहीं नाउन है। तो आर्टिकल में हम लोग क्या क्या चीज किसके बारे में पढ़ते हैं? तो ए एन डी। तो ए एन इंडिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। दी जो है वो डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। ये सब हम पहले के क्लास में, पीछे के क्लास में पढ़े होंगे। जनरल इसमें ए एन के यूज के बारे में स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। क्या गलती होता है भाई? तो हम जनरली जानते हैं कि ए का प्रयोग कब होता है? जब उसके बाद आने वाला जो वर्ड है वो वॉवेल से चालू हो। वॉवेल्स, अंग्रेजी में 5 वॉवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू। हम लोग जनरली यही जानते हैं, बच्चा से हम लोग पढ़ते हैं कि कब ए का यूज कब होता है? जब उसके बाद आने वाला वर्ड ए ई आई ओ यू यानी वॉवेल से स्टार्ट होता है। एन का प्रयोग कब होता है? जब उसके बाद आने वाला वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ड जो चालू होता है वो किस लेटर से होता है वो मायने नहीं है। जो 85% 90% स्टूडेंट डायरेक्ट देखते हैं कि ये ई आई ओ यू वॉवेल से स्टार्ट है, भाई एन लगेगा। उसके अलावा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो ए लगेगा। लेकिन ए एन जो लगाना है, जो बैठाना है, उसके बाद वाला वर्ड किस लेटर से स्टार्ट है ये मायने नहीं रहता। उसका उच्चारण स्वर से हो रहा है कि व्यंजन से हो रहा है ये मायने रखता है। स्वर से जो हम लोग पढ़ते थे अ आ हर्षई दीर्घई से लेकर अ तक, उच्चारण का शुरुआती अगर स्वर है तो एन लगेगा। एन कहां लगेगा? तो प्रोनाउंसिएशन जो हम लोग करते हैं, उच्चारण का शुरुआत अगर जो है वो स्वर से है, उच्चारण का शुरुआत स्वर से है तो एन लगेगा। ये कोई मतलब नहीं है कि वह वर्ड किस लेटर से स्टार्ट है। अगर उच्चारण स्वर से है तो एन लगेगा। अगर उच्चारण व्यंजन क ख ग घ अंग है ना, ये व्यंजन जो पढ़े थे, अगर व्यंजन वर्ण से उच्चारण शुरू है तो ए लगेगा। व्यंजन वर्ण से अगर उच्चारण शुरू है तो ए लगेगा। अगर स्वर वर्ण से स्टार्ट है तो एन लगेगा। उच्चारण पर डिपेंड करता है कि ए लगेगा कि एन लगेगा। किस लेटर से शुरुआत होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे अब आपको भरना है कि ही इज डैश एमपी, तो यहां जहां हमको आर्टिकल भरना है, जहां आर्टिकल हमको लिखना है, तो उसके बाद वाला वर्ड एम कॉन्सोनेंट है, तो जनरल आदमी वहां ए लगा देगा। लेकिन नहीं, उच्चारण के आधार पर जब हम देखेंगे तो ये एमपी है, एम पी। ये उच्चारण किस स्वर से चालू हो रहा है? ए से, स्वर है, तो यहां पर एन लगेगा, एम एन पी। दे फाइल डैश FIR, उन्होंने FIR फाइल किया। अब हम देखेंगे कि ये पहला इसका उच्चारण क्या है? एफ है, ए एफ। तो एफ है तो इसका उच्चारण किस चीज से शुरू हो रहा है? स्वर से कि व्यंजन से? स्वर से, ए से। आ सही दीर्घई से चालू हो रहा है तो यहां पर एन लगेगा। अब ही इज डैश वन आइड मैन,
वह एक काना व्यक्ति है। वन आइड मतलब क्या होता है? काना, जिसका एक आंख खराब है, एक ही आंख से काम करता है। तो यहां देखते हैं कि जो हमको अटकी लगाना है तो उसके बाद वाला वर्ड ओ से यानी वॉवेल से स्टार्ट है। तो जनरल स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं कि वहां पर एन लगा देते हैं, लेकिन नहीं, उच्चारण करेंगे तो ये वन आइड मैन वह है, इसका उच्चारण वन व से है, व जो व्यंजन है, इसलिए यहां क्या लगेगा? ए लगेगा। ही इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वह यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। तो यहाँ क्या भरना है? तो जनरल स्टूडेंट थिंक करेगा ओ यू है, ए उच्चारण यू, यूनिवर्सिटी, तो यू य से है, य जो व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो ये लगेगा। उसी तरह दिस इज अयूनिक थी। और आर्टिकल के बारे में ढेर सारे नियम है, लेकिन हम अभी सिर्फ उन सब की चर्चा करेंगे जो जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट गलती करते हैं। तीसरा, तो किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो हमको ये जानना जरूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल। दूसरा चीज कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला है, तीसरा नंबर नियम जो जनरली पूछता है कि जब किसी एडजेक्टिव के पहले द लगा दिया जाता है और इसको सब्जेक्ट मानकर एथी करता है, यूज करता है, सब्जेक्ट के रूप में यूज करता है। एडजेक्टिव के पहले द लगाकर जब भी हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो वह सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? तो प्लूरल होता है, हमेशा प्लूरल होता है। ये हमेशा प्लूरल होता है। तो इसके साथ हमें कैसा लगेगा वर्ब? तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे द रिच, द रिच, रिच माने धनी, एडजेक्टिव है, उसके पहले द लगाया गया। तो द रिच जो है ये किसी व्यक्ति का बोध कराता है। धनी व्यक्ति बेईमान होते हैं या धनी बेईमान है। तो जब भी एडजेक्टिव के साथ द लगेगा तो सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तो प्लूरल वर्ब लगेगा। यानी द रिच आर डिसऑनेस्ट, पुअर माने गरीब, ये एडजेक्टिव है, लेकिन हमका इस नाउन की तरह इसका यूज करना, सब्जेक्ट की तरह इसका यूज करना है, तो द लगा दिया जाता है, द पुअर। अब एडजेक्टिव में द लगा के सब्जेक्ट बना रहे हैं तो प्लूरल होगा, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा। तो आर लगाए ऑनेस्ट, यानी धनी बेईमान है, गरीब ईमानदार है। तो मेन नियम क्या हुआ कि जब भी किसी एडजेक्टिव के पहले द लगाकर नाउन के तरह यूज किया जाता है या व्यक्ति का बोध होता है, सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, तो वो प्लूरल होता है। जब भी लगेगा प्लूरल वर्ब लगेगा, आर लगे, हैव लगे, वेयर लगे, है ना। चौथा नंबर में दो ऐसे वर्ब है, नीड नॉट और डेयर नॉट। नीड नॉट और डेयर नॉट ये हमेशा प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब ही है, सिंगुलर के रूप में ये यूज नहीं होता है। कहने का मतलब है कि सिंगुलर सब्जेक्ट
he need not, he need not go। तो ही है तो जनरल आदमी देखेगा कि नहीं भाई ही के साथ तो वर्ब फाइव यानी एस या एस लगता है, तो यहाँ एस या एस लगेगा नहीं। नीड नॉट, ही सी डेयर नॉट अपोज मी, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मेरा विरोध करे, तो डेयर नॉट। तो हम लोग जनरल देखेंगे कि भाई ही सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब के साथ एस या एस लगेगा, तो नीड्स कर देंगे, डेयर्स कर देंगे नहीं। नीड नॉट और डेयर नॉट दो ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट सिंगुलर रहे कि प्लूरल उससे कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा प्लूरल रूप में ही लगता है। यानी सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ भी ये प्लूरल वर्ब ही लगा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब ही लगा हुआ है। लेकिन ऐसा कब होता है? जब नीड और डेयर के साथ नॉट लगा हुआ होता है। नीड प्लस डेयर, डेयर के साथ जब नॉट लगा रहेगा तभी ये प्लूरल रहेगा हमेशा। और जब नीड और डेयर के साथ प्लूरल नहीं लगा हुआ रहेगा तो वो सामान्य नियम से चलेगा, जैसे सारा वर्ब चलता है। जैसे ही नीड्स अ बुक, उसे एक किताब की जरूरत है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो वर्ब फाइव। ही डेयर्स टू गो देयर, वह वहां जाने की हिम्मत करता है, तो ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एस लग गया। तो कहने मेन चीज क्या हुआ कि अगर नॉट नहीं लगा हुआ है तो जनरल नियम के हिसाब से चलेगा, फाइनाइट वर्ब का जो जनरल नियम है। और अगर नीड और डेयर के साथ नॉट लगा हुआ है तो वो सिंगुलर नहीं होता, एस नहीं लगेगा, वो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। 5 नंबर, कोरी कल्पना। या असंभव सर, कोरी कल्पना या असंभव सर अगर रहता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब लगता है, यानी वर्ब हमेशा प्लूरल ही रहेगा। ऐसा कल्पना, कोरी कल्पना किसको कहते हैं? जो पूरा होने का संभावना जिसका नहीं है। जैसे अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ता। अब अगर मैं पक्षी होता इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आदमी है। तो कोरी कल्पना है इफ आई अ बर्ड। अब इस तरह के वाक्य में कोरी कल्पना में वुड का प्रयोग होता है। आई वुड फ्लाई, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, तो यहां क्या लगेगा? वाज की वेयर। तो जनरल नियम हम क्या जानते हैं कि आई के साथ क्या लगता है? वाज लगता। लेकिन ये कोरी कल्पना है, यहां प्लूरल वर्ब भी लगेगा, तो आई के साथ वेयर लगता है। इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। ही commanded me as if माने मानो। he dash my master, उसने मुझे हुक्म दिया, उसने मुझे आदेश दिया, इस तरह दिया मानो वह मेरा मालिक हो। तो एज का यूज हो रहा है, तो वह मालिक है नहीं लेकिन आदेश दिया ऐसा जैसे मानो मालिक हो। तो इस तरह का अगर मतलब की सोच हो तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब लगता है। तो यहाँ ही क्या, ही के साथ वाज लगेगा कि वेयर लगेगा?
तो वेयर लगेगा। मानो वह है नहीं, लेकिन ऐसा वो यूज कर रहा है जैसे कि लग रहा है कि वो है, तो इस तरह के कोरी कल्पना या संभव शब्द के साथ वाले में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लुरल वर्ब लगेगा। कुछ वाक्यों की बनावट किस प्रकार की होती है? एनपीएन, एन प्लस पी प्लस एन, या एन प्लस पी प्लस एन प्लस पी प्लस एन। कहने का मतलब नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन, नाउन की पोजीशन, नाउन की पोजीशन, नाउन। अब इतना ना नाउन का यूज कर देता है कि हमको लगता है कि ये वाला नाउन सब्जेक्ट होगा, ये वाला होगा। जनरल स्टूडेंट्स गलती करते हैं यहां पर। क्या गलती है? जैसे द कॉस्ट ऑफ मैंगोज डैश इंक्रीजिंग, द कॉस्ट ऑफ मैंगो डैश इंक्रीजिंग। क्या होगा? तो जो नियम पढ़े हैं वो तो यूज करेंगे सही, जो नहीं पढ़े हैं वो देखेंगे कि मैंगोज है प्लुरल, तो प्लुरल वर्ब लगा देंगे आर इंक्रीजिंग, जो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये एनपीएम इस नियम को फॉलो कर रहा है। नाउन फिर प्रीपोजिशन, नाउन, कॉस्ट हो गया नाउन, ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, नाउन प्रीपोजिशन, और फिर ये मैंगोज हो गया नाउन। तो हमको मैंगोज के बाद लगाना है वर्ब, तो जनरली यही हम लोग भी गलती इसी तरह का करते थे, मैंगोज के हिसाब से लगा दिए, जबकि इसका ओरिजिनल सब्जेक्ट कौन है? कॉस्ट। तो ये जानना बहुत जरूरी है, जिस वाक्य में एक से अधिक नाउन का उपयोग है तो हमको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर कौन सा नाउन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है जिसके हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। तो फर्स्ट वाला नाउन सब्जेक्ट होता है। इस तरह का एनपीएन या एनपीएन पीएन इस तरह का रहता है। हमेशा सब्जेक्ट कौन होता है? फर्स्ट वाला नाउन ही सब्जेक्ट होता है। हमेशा सब्जेक्ट फर्स्ट वाला नाउन, हमेशा फर्स्ट वाला नाउन के हिसाब से लगाना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ मैंगो इज इंक्रीजिंग। क्या इंक्रीजिंग? तो इज इंक्रीजिंग इसलिए कि कॉस्ट के हिसाब से वर्ब लगेगा। दूसरा एग्जांपल, द चेयर्स ऑफ दिस क्लास डैश ब्लैक। यहां पर वर्ब का यूज करना है। तो जहां वर्ब का यूज करना है वहां का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है। तो अधिकांश स्टूडेंट यहाँ सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, इज ब्लैक लगा देंगे, लेकिन नहीं, एनपीएम नियम के हिसाब से पहला वाला नाउन सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ नाउन कौन है? ये नाउन है चेयर्स, ये की पोजीशन है ऑफ, ये नाउन है दिस क्लास। तो पहला वाला नाउन जो होगा ये सब्जेक्ट होगा। तो पहला वाला नाउन जो सब्जेक्ट होगा तो चेयर्स क्या है? प्लुरल है। तो प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब लगेगा, आर लगेगा। तीसरा एग्जांपल, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स in all the country dash increasing। अब हमको यहाँ कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर की प्लुरल? तो नाउन है, फिर प्रीपोजिशन है, फिर नाउन है, फिर प्रीपोजिशन है, फिर नाउन है, फिर प्रीपोजिशन है, फिर नाउन है। एन पी एन पी एन पी एन, इतना नाउन के साथ ये सेंटेंस बना हुआ है। किसके हिसाब से वर्ब लगेगा? तो नियम कहता है पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, पहले वाले नाउन के हिसाब से वर्ब लगेगा। यानी ये सब्जेक्ट हुआ, तो ये कॉस्ट सिंगुलर है, तो यहां इज इंक्रीजिंग। ठीक है।
स्टूडेंट्स, ये जो बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश है, ये सिर्फ कंपटीशन के लिए ही जरूरी नहीं है। जो जनरली इंग्लिश बोलना चाहते हैं अच्छा से या लिखना चाहते हैं अच्छा से, या क्लास की स्टूडेंट्स है, उनके लिए भी जरूरी है। ये बात और है कि जनरल कंपटीशंस में ये पूछे जाते हैं। कंपटीशन का भी अलग अलग ग्रेड में अलग अलग तरह का इंग्लिश पूछा जाता है, लेकिन नॉलेज इज नॉलेज। यू हैव सच टाइप ऑफ नॉलेज फॉर सक्सीडिंग इन ऑल द कंपटीशन। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूं परीक्षा से संबंधित या नॉलेज से संबंधित, वो आपके पास नोटिफिकेशन उसका चला जाए। थैंक यू।